हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें रोज ही कोई ना कोई धमाके देखने को मिलते हैं। कभी किसी तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो कभी दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाते हैं। अक्टूबर 2022 में ओरायोनिड्स मीटियोर शावर के समय हमें काफी सारे छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई दिए। यह इवेंट हर साल होता है और इसे देखने के लिए हजारों लोग बिना लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में कैंपिंग भी करते हैं। इस इवेंट में आपको छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी एक लंबी सी पूंछ होती है। यह पूंछ इनमें मौजूद बर्फ के पिघलने की वजह से बनती है। इस इवेंट से पहले मार्च 2022 को पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड आकर क्रैश हुआ था। 2022 EB5 नाम का यह एस्टेरॉइड मात्र 2 मीटर लंबा था और इसीलिए इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर आए दिन गिरते रहते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड से तो हम आसानी से बच जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इनसे हमेशा ही बचते रहें। कुछ एस्टेरॉइड काफी बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ इनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल मोमेंटम बढ़ जाता है। मोमेंटम बढ़ने की वजह से जब यह किसी चीज से जाकर टकराते हैं तो उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा ही हुआ था, जब चिक्सुलव नाम का एक विशाल एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर आकर गिरा था। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी डायनासोर्स की मृत्यु हो गई थी। वह एस्टेरॉइड तो फिर भी काफी छोटा था। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे सौरमंडल के अंत में मौजूद काइपर बेल्ट में कुछ ऐसे भी एस्टेरॉइड हो सकते हैं जो अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाएं तो हमारा पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ विशाल पत्थरों का ग्रुप 90 के दशक में बृहस्पति ग्रह से आकर टकराया था, जिसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया था। आज हम आपको उस घटना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े एक्सप्लोजन यानी गामा रे बर्स्ट के बारे में भी बताने वाले हैं। हम जुपिटर पर हुए उस हादसे के बारे में आपको पल पल की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1993 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह की ओर आते हुए एक धूमकेतु को देखा जो बहुत जल्द ही उससे टकराने वाला था। इस कॉमेट का नाम था शूमेकर-लेवी 9। 1994 में यह बृहस्पति ग्रह से टकरा जाता है और वैज्ञानिक पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रह से टकराते हुए रिकॉर्ड करते हैं। यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के पिछले भाग पर टकराया था, जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन उस समय गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के काफी नजदीक था, जिसकी वजह से इसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। करीब 10 घंटे बाद जब जुपिटर की वह साइड पृथ्वी के सामने आई तो हमें इस एक्सप्लोजन से जुड़ी काफी सारी चीजें दिखाई दी। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए यह रिकॉर्ड किया कि शूमेकर-लेवी बृहस्पति ग्रह से करीब 37 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से यह धमाका काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जब यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था तब इसका तापमान करीब 23,700 डिग्री सेल्सियस हो गया था। यह सूर्य के तापमान से करीब 4 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करीब 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि हर 10 घंटे में वैज्ञानिकों को बार बार उस घटना की डायरेक्ट रिपोर्ट मिल रही थी। जब पहली बार जुपिटर की वह साइड पृथ्वी के सामने आई तो नासा ने अपने इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स को जुपिटर के ऊपर फोकस कर दिया था, जिससे वह वहां होने वाली पूरी घटना को अच्छे से स्टडी कर पाए। वैसे पृथ्वी पर मौजूद कोई भी टेलीस्कोप इतनी अच्छी फोटोज नहीं ले पाया था जितनी हबल टेलीस्कोप ने ली थी। हबल टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है, यानी यह अंतरिक्ष में रहते हुए उसकी स्टडी करता है। इसी कारण इसके द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस काफी ज्यादा क्लियर होती हैं। जुपिटर पर होने वाले इस धमाके को भी हबल टेलीस्कोप ने बहुत क्लियर रूप से रिकॉर्ड किया था। वह इस इवेंट से जुड़ी एक प्रोसेस्ड इमेज हर रोज करीब 1 हफ्ते तक भेजता रहा था। वैज्ञानिकों ने उस समय हबल में लगे हुए सबसे पावरफुल और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए उस इवेंट को रिकॉर्ड किया था। करीब 10 घंटे की प्रॉपर स्टडीज के बाद जुपिटर की वह साइड फिर से पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से कोई भी टेलीस्कोप
आगे के इवेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। लेकिन 10 घंटे बाद फिर से जब वह साइड सामने आती तो वैज्ञानिकों को कुछ नया देखने को मिलता है। वैज्ञानिक ये पाते हैं कि शूमेकर लेवी के फ्रैगमेंट्स की वजह से बृहस्पति ग्रह पर काफी सारे डार्क स्पॉट बन चुके हैं। हबल टेलीस्कोप ने यह रिकॉर्ड किया कि उस धमाके के समय शूमेकर लेवी के करीब 21 अलग-अलग टुकड़े हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी टुकड़े 10 लाख किलोमीटर के एरिया में एक लाइन से लगे हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पृथ्वी और चांद के बीच की डिस्टेंस से करीब 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस थी। हबल टेलीस्कोप के अलावा भी दुनिया के काफी सारे टेलीस्कोप इस इवेंट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से रिकॉर्ड कर रहे थे। टेलीस्कोप के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से ये पता चला कि शूमेकर लेवी के 21 टुकड़ों में से एक टुकड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग नाम भी दिया और धूमकेतु के उस टुकड़े को फ्रैगमेंट जी नाम से बुलाया जाता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने हर एक टुकड़े को एक अलग नाम दिया था, लेकिन फ्रैगमेंट जी इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और सबसे ज्यादा फेमस भी। इसकी वजह से बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, जिसमें करीब 12,000 किलोमीटर के डायमीटर का एरिया पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। यह हमारी पृथ्वी के डायमीटर से भी ज्यादा है। अगर यही टुकड़ा हमारी पृथ्वी पर गिरा होता तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ये कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती। बाद में किए गए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चला कि इस धमाके में करीब 60 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। आपको एक अंदाजा देने के लिए बता दें कि उस समय पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे, ये उन सभी की टोटल एनर्जी से करीब 600 गुना ज्यादा एनर्जी थी। बृहस्पति ग्रह इतना ज्यादा विशाल है, इसलिए वह इस एक्सप्लोजन को बहुत आसानी से झेल गया। अगर ऐसा कुछ भी किसी इनर प्लैनेट के साथ हुआ होता तो हमारे सौरमंडल में तबाही आ चुकी होती। खैर, शूमेकर द्वारा किया गया इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। मात्र 12 घंटे बाद उस धूमकेतु के 2 और टुकड़े बृहस्पति ग्रह से जाकर टकरा जाते हैं। इन सभी टुकड़ों के टकराने से जो भी डेब्री यानी कि मलबा निकला था, वह जुपिटर से करीब 3000 किलोमीटर ऊपर जा पहुंचता है और उसके बाद उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस से जुपिटर के ऊपर गिरने लगता है। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब हमारी पृथ्वी पर चिक्सुलव एस्टेरॉयड गिरा था। जब कोई बड़ा पत्थर किसी प्लैनेट से टकराता है तो प्लैनेट के अंदर का मटेरियल इम्पैक्ट की वजह से अंतरिक्ष में चला जाता है। बाद में गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह प्लैनेट पर वापस से गिरना शुरू होता है और असली तबाही की शुरुआत यहीं से होती है। यह पत्थर जिस तरीके से अंतरिक्ष में गए थे उस तरीके से वापस नहीं आते हैं, बल्कि अब इनमें फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से आग लग चुकी होती है। यानी इम्पैक्ट के बाद ग्रहों के ऊपर लिटरली आग के गोलों की बारिश होती है। इम्पैक्ट की वजह से जुपिटर ग्रह पर 450 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं। इसकी वजह से जुपिटर में काफी सारे जियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं और काफी सारे तूफानों की शुरुआत हो जाती है। कॉमेट के इम्पैक्ट की वजह से बृहस्पति ग्रह पर जो डार्क स्पॉट पड़े थे वो अब और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और कुछ तो जुपिटर के फेमस रेड स्पॉट से भी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। खैर, वैज्ञानिक इस इवेंट पर सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार कोई धूमकेतु किसी ग्रह से टकराता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था और वो था जुपिटर के कंपोजिशन को समझना। 1994 में हमारे पास बृहस्पति के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में निश्चित नहीं थे और न ही हमें उसके वायुमंडल में मौजूद गैसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इस धमाके की वजह से वैज्ञानिकों ने ये सारा डेटा बहुत आसानी से हासिल कर लिया। जब यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था तो बृहस्पति ग्रह का काफी सारा मटेरियल अंतरिक्ष में चला गया था। अब क्योंकि वह मटेरियल जुपिटर के अंदर से ही आया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके जुपिटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। उन्हें पता चला कि इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे हैवी मटेरियल मौजूद हैं। उन्हें अपनी रिसर्च में पानी के भी कुछ ट्रेसेस मिले, लेकिन वैज्ञानिक इन ट्रेसेस से संतुष्ट नहीं थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि बृहस्पति ग्रह पर काफी भारी मात्रा में पानी मौजूद होगा
लेकिन इस रिसर्च में उन्हें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद पानी बृहस्पति ग्रह की और डीप लेयर्स में मौजूद हो, जहां तक शूमेकर लेवी का इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाया हो। वैज्ञानिकों ने इस धमाके से होने वाले विंड मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया। इससे वैज्ञानिकों को जुपिटर की जियोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बृहस्पति की पोलर लाइट्स यानी अरोरा को देखकर इसके मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने ये पता लगाया कि किसी एस्टेरॉइड या फिर बड़े ऑब्जेक्ट के किसी ग्रह से टकराने की वजह से उसके मैग्नेटोस्फीयर पर क्या इम्पैक्ट आता है। यह जानकारी हमारी पृथ्वी के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमारी पृथ्वी पर भी सोलर स्टॉर्म की वजह से काफी बार इंटरनेट और रेडियो ब्लैकआउट हो जाते हैं। इसी वजह से मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इस धमाके के जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हम अपनी पृथ्वी को ऐसे किसी इवेंट से किस तरह से बचा सकते हैं। इस धमाके से आपको एक चीज तो जरूर पता चल गई होगी कि अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में ना होता तो शायद हमारा सौरमंडल सही तरीके से एग्जिस्ट ना कर पाता। बृहस्पति ग्रह की वजह से ही इतना बड़ा धूमकेतु उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे टकरा गया। अगर बृहस्पति ग्रह वहां पर ना होता तो शायद वह धूमकेतु सीधे मंगल ग्रह या फिर हमारी पृथ्वी से आकर टकराता, जो चुटकियों में इंसानी सभ्यता को समाप्त कर देता। जुपिटर हमारी पृथ्वी के मुकाबले करीब 2000 से 8000 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह एस्टेरॉइड और कॉमेट को अपनी तरफ बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रह बिल्कुल सही सलामत रह पाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हमेशा ही हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा। दरअसल होता यह है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड और कॉमेट हमारे सौरमंडल की काइपर बेल्ट से आते हैं, जो सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है। अब क्योंकि इनर प्लैनेट्स और काइपर बेल्ट के बीच में बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह मौजूद हैं, इसलिए वे ज्यादातर पत्थरों को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बड़े कोलिजन से बच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एस्टेरॉइड किसी दूसरे रास्ते से हमारे ग्रहों की तरफ आ जाता है, या फिर वह बृहस्पति और शनि से इतना दूर से ट्रेवल करता है कि वह उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसे में हमारी पृथ्वी के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाता है। हमारी पृथ्वी नॉर्मल ग्रहों के मुकाबले में थोड़ी छोटी है। इसकी वजह से इस पर छोटे इम्पैक्ट भी काफी बड़ी तबाही लाते हैं। साथ ही में यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, इसलिए यहाँ पर तबाही आना काफी ज्यादा नुकसानदायक है। बृहस्पति ग्रह पर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उससे हमारे सौरमंडल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ हुई होती तो सारे जीवित प्राणी तो मर ही चुके होते, साथ ही में हमारे सौरमंडल का एक ग्रह भी खत्म हो जाता। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि सौरमंडल के हर एक इनर प्लैनेट में काफी बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी न किसी समय पर सभी ग्रहों ने एक भयानक एस्टेरॉइड की मार को झेला है। अक्टूबर 2022 में ही एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का नाम था RM4 और यह इंसानों के द्वारा आज तक की बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऑलमोस्ट बराबर था। जहां बुर्ज खलीफा 828 मीटर लंबी है, यह एस्टेरॉइड करीब 740 मीटर वाइड था। ये हमारी पृथ्वी के सामने से करीब 84,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा था, जो सच में एक डराने वाली रफ्तार है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड आवाज की रफ्तार से भी 68 गुना ज्यादा थी। इसे एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए इटली में मौजूद वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को कैप्चर किया था। अगले ही दिन ये हमारी पृथ्वी के सबसे पास से गुजरता है और उस समय इसकी हमारी पृथ्वी से दूरी करीब 23 लाख किलोमीटर थी। ये हमारे चांद और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस का करीब 6 गुना है। आपको भले ही ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह 1 मिलीमीटर के बराबर है। अगर उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज आता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता। हमारा सौरमंडल आज के समय में काफी ज्यादा स्टेबल और शांत है। जब हमारी पृथ्वी और चांद का निर्माण हुआ था तब सोलर सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसके अंदर नए ग्रहों का निर्माण हो रहा था और काफी सारे ग्रह
तबाह हो रहे थे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी और वीनस ग्रह के बीच में एक वल्केन नाम का ग्रह मौजूद हुआ करता था, जो उसी समय के आसपास नष्ट हो गया था। इसके अलावा पृथ्वी के आसपास एक और ग्रह मौजूद हुआ करता था, जिसे थिया नाम से जाना जाता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था, जिसकी वजह से हमारे चांद की फॉर्मेशन हुई थी। जब ये ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकराया होगा तो काफी सारा मटेरियल अंतरिक्ष में गया होगा। समय के बढ़ने के साथ साथ ये सारा मटेरियल ग्रेविटी की वजह से पास में आता गया और चांद की फॉर्मेशन हुई। अब हमारा सोलर सिस्टम काफी ज्यादा शांत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब यहाँ पर कोई भी एस्टेरॉयड तबाही नहीं मचा सकता। वैज्ञानिक हर हफ्ते ही किसी न किसी ऐसे एस्टेरॉयड को डिस्कवर कर लेते हैं जो हमारी पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक होता है या फिर हमारी पृथ्वी के नजदीक आने के ट्रैक पर होता है। आप इसे हमारी किस्मत समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड सीधे हमारी पृथ्वी से आकर अभी तक नहीं टकराया है, लेकिन बृहस्पति पर होने वाले इस धमाके की वजह से वैज्ञानिक काफी ज्यादा सतर्क हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्लैनेटरी डिफेंस नाम की एक टीम की फॉर्मेशन की। इस टीम का काम होता है ऐसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट करना जो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट के 43 मिलियन किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस एरिया में मौजूद सभी 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉयड में से 90% एस्टेरॉयड को डिटेक्ट कर चुके हैं। इस समय उनका मेन फोकस है ऐसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट करना जो 140 मीटर से 1000 मीटर बड़े हों। प्लैनेटरी डिफेंस टीम इन उल्कापिंडों को ढूंढने के बाद ऐसे उल्कापिंडों की एक अलग लिस्ट बना लेती है जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हैं। नासा ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिससे हम किसी भी उल्कापिंड को अंतरिक्ष में ही पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं जिससे वो हमारी पृथ्वी की तरफ ना आए और इससे ना टकराए। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी का नाम है डार्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2022 में नासा इसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी कर चुका है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत नासा ने डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए डायमॉर्फस नाम के एक उल्कापिंड की दिशा को चेंज किया था और वे इस मिशन में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे थे। सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि चाइनीज स्पेस एजेंसी भी एक ऐसे मिशन को प्लान कर रही है जिसमें वह 2020 PN1 नाम के एक एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। चाइना के द्वारा दिए गए डेटा में ये बताया गया था कि यह मिशन 2026 में किया जाएगा। अक्टूबर 2022 के महीने में एक और बहुत बड़े एक्सप्लोजन को वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया था। ये था एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिसमें एक ब्लैक होल का जन्म हुआ था। असल में यह ब्लैक होल करीब 1.9 अरब साल पहले सगीटा नाम के एक कॉन्स्टेलेशन में बना था, लेकिन उससे निकलने वाली लाइट और शॉक वेव अब हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाई है। यह फिनोमिना डिस्टेंस की वजह से होता है। प्रकाश की भी अपनी एक रफ्तार होती है, इसलिए जो इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है वह हर जगह एक ही समय पर नहीं दिखाई देता। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन और ब्लैक होल के जन्म में एक गामा रे बर्स्ट रिलीज हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि गामा रे बर्स्ट पूरे ब्रह्मांड में होने वाले सबसे पावरफुल धमाके होते हैं जिसमें बहुत भारी मात्रा में लाइट और एनर्जी एक साथ बाहर निकलती है। ये ब्रह्मांड में होने वाले सबसे चमकीले इवेंट होते हैं। इनमें इतनी लाइट एनर्जी एक साथ रिलीज होती है कि अगर आप इन्हें अरबों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी डायरेक्टली देख लें तो आप तुरंत ही अंधे हो जाएंगे। इन्हें गामा रे बर्स्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे निकलने वाली ज्यादातर एनर्जी गामा रे और एक्सरे के रूप में होती है। इस धमाके को अंतरिक्ष में मौजूद फर्मी एंड स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। स्विफ्ट से निकले हुए डेटा से वैज्ञानिकों को पता चला कि इस गामा रे बर्स्ट में हर एक फोटोन के पास करीब 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी थी। जिस लाइट को हम अपनी आम दुनिया में देखते हैं उसके फोटोन्स में करीब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्टिकल को कहा जाता है। जिस तरीके से एक एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही प्रकाश के पास भी अपना एक पार्टिकल होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। यह पार्टिकल एक ही समय पर वेव और पार्टिकल दोनों के ही फॉर्म में मौजूद रहता है। इस चीज को क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। खैर, उस गामा रे बर्स्ट को सबसे पहले रिकॉर्ड करने के 1 घंटे बाद स्विफ्ट फिर से एक ग्लो को रिकॉर्ड करता है।
इसमें वैज्ञानिक गामा रे बर्स्ट की इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस इमेज के मध्य भाग में जो आपको चमकता हुआ गोला दिखाई दे रहा है वह असल में वही तारा है जो अब ब्लैक होल में बदल चुका है। इसके आसपास जो आपको बड़े बड़े सर्कल दिखाई दे रहे हैं यह गामा और एक्स-रेज के द्वारा बनाए गए थे। जब कोई भी पावरफुल एनर्जी अंतरिक्ष से ट्रेवल करती है तो वह वेव्स की फॉर्मेशन करती है। यह एक सर्कल के शेप में इसलिए होती है क्योंकि तारे में होने वाले धमाके चारों दिशाओं में ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। यह सर्कल जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे इनका साइज बढ़ने लगता है और इंटेंसिटी कम होने लगती है। जब यह गामा रेज हमारी पृथ्वी पर पहुंची थी तब इनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जब कोई गामा रे बर्स्ट होता है तो उसके आसपास का करोड़ों किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी के आसपास होता है तो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल 1 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद सारे जीवित प्राणी मारे जाएंगे और पृथ्वी हमेशा के लिए सुनसान हो जाएगी। खुश होने की बात यह है कि हमारी पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई भी तारा मौजूद नहीं है जिसके अंदर सुपरनोवा होने वाला हो, इसलिए हमें ऐसे किसी एक्सप्लोजन से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक डराने वाली पॉसिबिलिटी जरूर है जिसमें कोई रोग स्टार में सुपरनोवा होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर गामा रे बर्स्ट होने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। रोग स्टार ऐसे तारे होते हैं जो किसी भी चीज से ग्रेविटेशनली लॉक्ड नहीं होते हैं और अंतरिक्ष में बिल्कुल आवारा होकर घूमते रहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि करीब 445 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ साल पहले एक गामा रे बर्स्ट की वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत भारी मात्रा में तबाही हुई थी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी की 85% ओजोन लेयर पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। उस समय भी हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद था और उनकी भी ऑलमोस्ट सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस एक्टिवेशन को ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहा जाता है और यह चिक्सुलव एक्सटिंक्शन से भी ज्यादा भयानक माना जाता है। अगर यह आज के समय में होता तो शायद ही कोई जीवित प्राणी इसे सरवाइव कर पाएगा। यह पृथ्वी पर आए आज तक के सबसे बड़े एक्सटिंक्शन में से एक था और ऐसा भविष्य में होने के भी काफी चांसेस हैं। भले ही आज हम आकाशगंगा के जिस एरिया में हैं, वहां पर कोई सुपरनोवा होने वाला तारा हमारे करीब ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशन हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसे जैसे पृथ्वी हर सेकंड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खतरे भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। आने वाले समय में कौन सा खतरा हमारे सामने आ जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी तारा पृथ्वी से 50 लाइट ईयर की रेडियस में मौजूद है और अगर उसमें सुपरनोवा होता है तो उससे हमारी पृथ्वी भी काफी हद तक तबाह हो जाएगी। खैर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ज्यादा हमें अपने ही सौरमंडल में मौजूद उल्कापिंडों से डरने की जरूरत है। बृहस्पति पर जो धूमकेतु आकर गिरे थे, अगर वह पृथ्वी पर गिरे होते तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आपके मुताबिक गामा रे बर्स्ट और एस्टेरॉयड कोलिजन में कौन सी ज्यादा डरावनी घटना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।